हेलो एवरीबॉडी, मैं सेल्फ डॉक्टर सिस्टर मंजू टोप्पो फ्रॉम हॉली क्रॉस वीमेंस कॉलेज अंबिकापुर। आज हम पढ़ेंगे रेशियो एनालिसिस में आवर्त या क्रियाशीलता के अनुपात यानी कि टर्नओवर योर एक्टिविटी रेशियो। टर्नओवर या तो आवर्त या क्रियाशीलता के अनुपात का मुख्य उद्देश्य उपक्रम के कार्य निष्पादन तथा प्रबंधकों की कार्यकुशलता का मूल्यांकन करना होता है और यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि उपक्रम उपलब्ध साधनों एवं सेवाओं का कुशलतापूर्वक पालन कर रही है या नीति तथा संचालन संबंधी वित्तीय नीतियों का किस सीमा तक पालन किया जा रहा है। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं स्कंद आवर्त अनुपात, या तो हम इसको कहते हैं स्टॉक टर्नओवर रेशियो और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इस अनुपात को ज्ञात करने का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना होता है या जानना होता है कि स्टॉक का सही उपयोग हो रहा है कि नहीं। स्कंद आवर्त अनुपात जितना अधिक होगा वह कार्य निष्पादन की उतनी ही अधिक कुशलता को स्पष्ट करेगा। तो हम देखते हैं फॉर्मूला दिया आपका, स्टॉक टर्नओवर रेशियो और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक और एवरेज इन्वेंट्री, या तो हिंदी में क्या कहते हैं, स्कंद आवर्त अनुपात इक्वल टू जाता है बेचे गए माल की लागत अपॉन औसत स्कंद या इन्वेंट्री। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अभिप्राय क्या हुआ, इक्वल टू सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। या हमने इसको पहले ही पढ़ाया था, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस प्लस वेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। और फिर एवरेज स्टॉक इक्वल टू जाता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2, या तो प्रारंभिक स्कंद प्लस अंतिम स्कंद अपॉन 2। यदि प्रश्न में बेचे गए माल की लागत ना दी हो और ना ही ज्ञात की जा सकती है तो इसके स्थान पर हम विक्रय की शुद्ध राशि यानी कि नेट सेल्स का प्रयोग कर सकते हैं। यदि प्रश्न में औसत स्कंद ना दिया हो और ना ही ज्ञात हो सकता है तो हम प्रारंभिक या अंतिम स्कंद का ही प्रयोग करते हैं। और स्कंद का अर्थ तैयार माल के स्कंद यानी कि स्टॉक ऑफ फिनिश गुड से होता है। और दूसरा है हमारा देनदार आवर्त अनुपात अथवा व्यापारिक प्राप्य आवर्त अनुपात। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं डेटर्स टर्नओवर रेशियो और ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। यह अनुपात देनदारों से रुपया वसूली में कुशलता का माप होता है। जैसे हाउ मच वी आर एबल टू रिसीव फ्रॉम द डेटर्स। यह अनुपात जितना अधिक होता है उतना ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसका अर्थ यह होता है कि उधार बिक्री की वसूली शीघ्रता से हो रही है। इससे जहाँ एक ओर अशुद्ध ऋण में कमी आती है, वहीं दूसरी ओर उधार की वसूली प्राप्ति से फर्म के पास अतिरिक्त कोष उपलब्ध हो जाता है जो फर्म में अन्य कार्य में प्रयुक्त हो सकता है। और इसे हम इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं, डेटर्स टर्नओवर रेशियो इक्वल टू, और तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इक्वल टू नेट क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज डेटर्स और ट्रेड रिसीवेबल यानी कि देनदार आवर्त अनुपात इक्वल टू शुद्ध उधार बिक्री अपॉन औसत देनदार या तो प्राप्य। तो ध्यान रहे नेट क्रेडिट सेल इक्वल टू क्या होता है, वैसे मैंने पहले ही समझा दिया था लेकिन दोबारा हम समझा दे रहे हैं। इक्वल टू जाता है सेल्स माइनस कैश सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। मैं दोबारा से कहती हूँ, नेट क्रेडिट सेल्स इक्वल टू सेल्स माइनस कैश सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न्स। एंड एवरेज डेटर्स या तो रिसीवेबल इक्वल टू ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स अपॉन 2। एंड ट्रेड रिसीवेबल में क्या क्या आता है, उसमें दो चीज़ आते हैं मेनली, डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। इसमें यदि एक ही दिया जाता है तो अपन एक ही लेते हैं। उसके बाद में हम आगे देखते हैं एवरेज कलेक्शन पीरियड यानी कि औसत वसूली अवधि। सामान्यतः प्रत्येक फर्म द्वारा उधार बिक्री की वसूली की एक मानक अवधि निर्धारित की जाती है। यदि औसत वसूली अवधि इससे कम होती है तो वसूली व्यवस्था कुशल है। इसके विपरीत अवधि यदि अधिक होने का अर्थ होता है कि वसूली व्यवस्था में या तो वसूली अवस्था में शिथिलताएं हैं। वी मस्ट गेट द कलेक्शन एज अर्ली एज पॉसिबल। और एवरेज कलेक्शन पीरियड इक्वल टू जाता है एवरेज डेटर्स और ट्रेड रिसीवेबल अपॉन नेट क्रेडिट सेल्स इंटू 365 डेज। ध्यान रहे कभी कभी क्वेश्चन में 365 के बदले 360 भी दिया जाता है, तो हम उसको ध्यान में देंगे। यदि आपको स्पेशली बोल दिया जाता है
तो आप 365 के बदले 360 भी ले सकते हैं। और कभी यदि मंथ में दिया जाता है तो हम इसमें, अगर मानते हैं हम लोग का जो कलेक्शन पीरियड क्या मंथ में दिया जाता है, डेज में ना दे करके, तो हम उसको 365 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, मंथ्स भी लिख सकते हैं, टोटल मंथ्स यानी कि 12। इसको मैंने ऑलरेडी बोल चुका है कि जैसे मैंने जहाँ 365 है डेज है, वहाँ हम क्या लिख सकते हैं, 360 का प्रयोग कर सकते हैं। और तो फिर उसके बाद में आप जरूर नोट लिखिएगा कि हमने 365 की जगह 360 मान रखा है। और कभी यदि ये औसत वसूली अवधि माह में पूछी गई है तो आपका 365 की जगह 12 भी हो सकता है। और ऐसे प्रश्नों में अशुद्ध यानी बाद डेट्स तथा संदिग्ध एवं अशुद्ध ऋण के लिए संचय, रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स की राशि भी दी जा सकती है। संचय की राशि की गणना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन देनदारों का अंतिम शेष ज्ञात करना हो तो उसमें अशुद्ध ऋण की राशि को ध्यान में रखा जाता है। और तीसरा हम लोग देखते हैं लेनदार आवर्त अनुपात या तो व्यापारिक देय आवर्त, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो और ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। सामान्यतः फर्म के लेनदार के अनुपात के द्वारा हम यह ज्ञात कर सकते हैं कि उधार क्रय इत्यादि को भुगतान में फर्म की स्थिति क्या है। क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो और ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो इक्वल हो जाता है नेट क्रेडिट परचेजेस अपॉन एवरेज क्रेडिटर्स और ट्रेड पेबल्स। और यहाँ पर पेबल्स का अर्थ होता है बिल्स पेबल और क्रेडिटर्स। औसत भुगतान अवधि या औसत साख अवधि, एवरेज पेमेंट पीरियड और एवरेज क्रेडिट पीरियड, इस गणना के द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि लेनदारों को औसतन कितनी अवधि में भुगतान किया जाना है। इसकी गणना हम इस तरह से करते हैं, एवरेज पेमेंट पीरियड, एवरेज क्रेडिटर्स और ट्रेड पेबल अपॉन नेट क्रेडिट परचेसेस इंटू 365। और मैंने ऑलरेडी बोल चुका है 365 की जगह या तो 360 या तो मंथ है तो 12 से हम इंटू कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। यहाँ पर आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 21 फ्रॉम डॉक्टर केएल गुप्ता की बुक से आपका दिया हुआ है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन determine the opening stock and closing stock. Stock turnover ratio 5 times. Total sales rupees 2 lakh. Gross profit ratio 25%. Closing stock is more by rupees 4,000 than the opening stock. अब यहाँ देखिए यहाँ कैसे होगा, हम लोग को निकालना पड़ेगा सबसे पहले आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। हम ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आराम से निकाल सकते हैं। आपका हो जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू 2 लाख, आपका 2 lakhs इंटू 25%, तो आपको हो जाएगा 50,000। अब आपका देखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम आराम से निकाल सकते हैं, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। 2 लाख दिया हुआ है सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट हम निकाले हैं 50,000, इसका हो जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1,50,000। एंड स्टॉक टर्नओवर रेशियो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक, तो आपका ऑलरेडी दिया है स्टॉक टर्नओवर 5 दिया हुआ है एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अभी निकल गया 1,50,000 अपॉन एवरेज स्टॉक। और हम लोग इसे कर सकते हैं और इसका इस तरह से इंटू जाएगा, आप जानते हैं इसका इसके गुना होगा, इसके साथ इसके साथ गुना हो जाएगा, तो 5 एवरेज स्टॉक इक्वल टू 1,50,000 और एवरेज स्टॉक इक्वल टू 30,000, है ना। तो अभी आप देखते हैं इफ ओपनिंग स्टॉक इज टेकन एज एक्स, क्लोजिंग स्टॉक विल बी एक्स प्लस 4,000, सो एवरेज स्टॉक इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2। तो आपको एवरेज स्टॉक मिल गया है, एवरेज स्टॉक दिया हुआ है मेरे ख्याल से, या तो हम निकाले हैं ना, एवरेज स्टॉक 30,000 मिल गया, इसकल टू जाएगा एक्स प्लस 4,000 अपॉन 2, इसको हल करेंगे तो होगा इसका इंटू जाएगा 30 के साथ में और 60,000 इक्वल टू, इसको जोड़ दिए 2x प्लस 4,000, 2x इक्वल टू 6,000 माइनस 4,000 इक्वल टू 56,000, x इक्वल टू 56 अपॉन 2 इक्वल टू 28,000। अब देखिए ओपनिंग स्टॉक कितना है 28,000 हुआ और क्लोजिंग स्टॉक कितना हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू 28,000 प्लस आपका हो जाएगा 4,000 इक्वल टू
आपका 32,000। और एक क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 26, जिसमें कहता है निम्न समंकों से प्रारंभिक देनदार और अंतिम देनदार की राशि की गणना कीजिए। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ओपनिंग डेटर्स एंड क्लोजिंग डेटर्स फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स। आपका डेटर्स टर्नओवर रेशियो 4 टाइम्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ₹6,40,000, ग्रोस प्रॉफिट रेशियो 20%। अंतिम देनदार प्रारंभ से 20,000 रुपया अधिक थे। क्लोजिंग डेटर्स वेर ₹20,000 मोर देन एट द बिगिनिंग। और यदि नगद बिक्री उधार बिक्री की 33 and 1/3% है, कैशियर्स बीइंग 33 and 1/3% ऑफ क्रेडिट सेल। ये आपका क्वेश्चन है। अब इस कैसे आप हम इसको हल कैसे करेंगे देख लीजिए। टोटल सेल्स इक्वल टू आप सभी को मालूम है आपका कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होता है। तो हमारे पास में कॉस्ट दिया हुआ है 6,40,000 और प्रॉफिट निकालेंगे। यहाँ पर आपका दिया है, आपका प्रॉफिट बोलता है और 20%। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, आपका 6,40,000 इंटू आपका प्रॉफिट हम लोग निकाल रहे हैं, उसी पर प्रॉफिट निकाल। तो आपका दिया हुआ है 20% ऑन सेल्स। तो हम क्या करेंगे, हम लोग निकालें 20% ऑन सेल्स के लिए फॉर्मूला हमारा क्या होता है, इधर देखिए, कॉस्ट इंटू परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अपॉन 100 माइनस परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। इसके आधार पर हम क्या निकालें, 6,40,000 इंटू 20 अपॉन 100 माइनस 20। इसके आधार पर हम लिख लिए, इसको लिखे हैं 6,40,000 इंटू 20 अपॉन 80। इसको हल कीजिएगा तो आ जाएगा ये आप पहला हुआ कॉस्ट और दूसरा हुआ 1,60,000 प्रॉफिट। तो टोटल सेल हो गया कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मीन्स 6,40,000 प्लस 1,60,000 इक्वल टू ₹8,00,000। यहाँ पर उसी को मैंने समझाने की कोशिश किया है। आपका ग्रोस प्रॉफिट रेशियो 20% इंडिकेट्स ए प्रॉफिट ऑफ ₹20 ऑन द सेल्स ऑफ ₹100 दैट इज ऑन द कॉस्ट ऑफ 100 माइनस 20। उससे ज़्यादा क्लियर ये है, आपको पता है जब हम प्रॉफिट की गणना करते हैं आपका प्रॉफिट ऑन सेल्स, तो उसका फॉर्मूला होता है, पढ़े हैं सेकेंडर में, कॉस्ट इंटू परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अपॉन 100 माइनस परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, है ना। अब आगे देखिए, कैश सेल्स इज 33 and 1/3%, दैट इज, इसको हम लिख सकते हैं 1/3 ऑफ क्रेडिट सेल्स। इफ क्रेडिट सेल्स टेकन एस एक्स देन क्रेडिट सेल प्लस कैश सेल्स इक्वल टू टोटल सेल्स। तो हमारे पास क्रेडिट सेल्स एक्स हो गया और कैश सेल्स हो जाएगा x/3 और टोटल सेल्स आपका दिया हुआ है 8,00,000। इसको हल कीजिएगा तो आपको हो जाएगा 4x इक्वल टू 24 lakhs और x इक्वल टू हो गया 6 lakhs। एंड डेटर्स टर्नओवर रेशियो इक्वल टू क्या होता है आपका नेट क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज डेटर्स। यहाँ पर आपका डेटर्स टर्नओवर रेशियो दे दिया है 4, ये 4 दिया हुआ है और नेट क्रेडिट सेल अपन को पता चल गया 6 लाख है अपॉन एवरेज डेटर्स। तो निकल गया एवरेज डेटर्स इक्वल टू 6 लाख अपॉन 4 इक्वल टू आपका 1,50,000। इफ ओपनिंग डेटर्स आर टेकन एज एक्स, क्लोजिंग डेटर्स विल बी एक्स प्लस 20,000। तो यहाँ एवरेज डेटर्स इक्वल टू क्या होगा, ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स अपॉन 2। तो यहाँ पर हमको दिया आपका एवरेज डेटर्स अपन को निकल गया 1,50,000 इक्वल टू, इसको हम लोग ओपनिंग डेटर्स एक्स मान लिया और क्लोजिंग डेटर्स एक्स प्लस 20,000 अपॉन 2। तो इसको हल कीजिएगा तो हो जाएगा 3,00,000 इक्वल टू 2x प्लस 20,000 और x इक्वल टू 2,08,000 अपॉन 2 इक्वल टू 1,40,000 और ओपनिंग स्टॉक रुपीज़ उतना हो गया 1,40,000 और इससे ज़्यादा तो आपका 20,000 ज़्यादा, फिर आपका निकल गया क्लोजिंग डेटर्स 1,60,000। आप इस प्रकार का बहुत सारे सवाल हैं, आप सबसे बनाने की कोशिश कीजिएगा। तब तक के लिए सबको, और जब तक हम नहीं मिलते हैं तब तक के सबको बाय बाय।